हाँ, नमस्कार साथियों। आज हम बीए थर्ड ईयर के लिए टॉपिक लेकर आए हैं दक्षिण दक्षिण संवाद, साउथ साउथ डायलॉग कहते हैं इसे। इससे पहले हमने उत्तर दक्षिण संवाद की बात की थी। तो हमने उस दौरान बताया था कि जो उत्तर दक्षिण संवाद है वो उत्तरी गोलार्ध के विकसित और साधन संपन्न जो देश हैं उनके और दक्षिण गोलार्ध के पिछड़े और विकासशील जो देश हैं उनके मध्य आपसी जो सहयोग है उसके लिए एक मुहिम थी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में। लेकिन वो मुहिम कोई ख़ास रंग नहीं ला सकी और जो उत्तर दक्षिण संवाद है वो बहुत ज़्यादा हकीकत में नहीं बदल पाया। थोड़ा बहुत प्रयास हुआ, कुछ कोशिशें हुई, कुछ लाभ हुआ, लेकिन अगर हम बड़े परिदृश्य में इस घटना को देखते हैं तो हमें लगता है कि ये कोई रास्ता नहीं बचा है। हमने उत्तर दक्षिण संवाद के दौरान ये भी बताया था कि इस संवाद को आगे बढ़ाने के लिए यूएनओ के स्तर पर भी और विश्व बैंक के स्तर पर भी और जो विकासशील राष्ट्र हैं, दक्षिण के देश हैं, उनके प्रयास भी इस तरह के रहे कि ये सहयोग आगे बढ़े। कानकून सम्मेलन भी हुआ, इस दिशा के लिए ब्रांट आयोग भी बना। लेकिन कहने का जो मतलब है कि इन सब प्रयासों के बावजूद कोई ख़ास परिणाम नहीं निकल पाया। तो उसके बाद इस बात पर बल दिया जाने लगा कि भाई एक समावेशी दुनिया के निर्माण में वक्त लगेगा और विकसित देश इतनी सहजता से अपनी बात नहीं मान रहे हैं, उनकी एक हठधर्मिता है। तो वो प्रयास तो चलेगा ही कि नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था है उसको लागू करने का प्रयास है वास्तविक अर्थों में जो उत्तर दक्षिण संवाद है उसकी मांग आज भी जारी है। अलग अलग सम्मेलनों में इस तरह की बातें उठती रहती हैं। लेकिन बात आई कि फिर अगर उत्तर के विकसित देश दक्षिण के पिछड़े देशों को तकनीकी सहायता नहीं दे रहे हैं, पूंजी उपलब्ध नहीं करा रहे हैं या उन्हें आर्थिक संरक्षण नहीं दे रहे हैं, तब फिर दक्षिण के राष्ट्रों को क्या करना चाहिए। तब ये विकल्प निकल के आया कि दक्षिण के देशों को आपस में ही एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए, क्योंकि दक्षिण गोलार्ध कहें या जो दक्षिण के राष्ट्र हैं उनमें बहुत अति पिछड़े भी हैं, कुछ की हैसियत ठीक भी है। तो जिनकी हैसियत अच्छी है वो दूसरे राष्ट्रों को मदद करें। तो इस दिशा में जो कोशिशें हुई हैं कि दक्षिण गोलार्ध के देशों में ही परस्पर जो सहयोग की संभावनाओं को तलाशा गया और कोशिशें हुई और हो रही हैं, उन्हीं को नाम दिया गया है दक्षिण दक्षिण संवाद। इस दिशा में ऐसी बात नहीं है कि प्रयास कोई 1980 के बाद ही हुए हैं। प्रयास पहले भी, अंकटाड का गठन उसी के लिए हुआ था। लेकिन कानकून सम्मेलन की विफलता के बाद इस दिशा में आगे ज़्यादा बढ़े। गुट निरपेक्ष आंदोलन ने बदलते समय में दक्षिण दक्षिण संवाद की मांग को कहीं अधिक मुखर किया है और इनके जो मंच से जब भी सम्मेलन हुआ इसका 4 वर्ष में 3 वर्ष में जो होता है तो उसमें इस तरह के प्रस्ताव पारित किए गए, देशों में सहमति की कोशिशें हुई हैं। और दक्षिण के देशों में भी क्षेत्रीय आर्थिक संगठन बने हैं। जैसे एशिया की बात करें तो इसमें अपना सार्क है, आसियान है, जो बड़े क्षेत्रीय संगठन हैं, वो इसी के संघाई सहयोग संगठन है, ब्रिक्स है और ब्रिक्स बैंक भी है। अब विश्व बैंक आपको कर्जा नहीं देता तो ब्रिक्स बैंक है, उससे कर्जा ले लो। एशियाई विकास बैंक है, एशियन डेवलपमेंट जो बैंक है, मनीला में है, जो फिलीपींस की राजधानी। तो ये आपस में, चूँकि हमने बताया कि भाई नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में ये मांग है कि जो वर्ल्ड बैंक है, जो जिसका वाशिंगटन डीसी में मुख्यालय है, तो वो अगर पिछड़े और विकासशील देशों को अपना पुनर्निर्माण में जो आर्थिक सहयोग देने में
अगर वो दोयम दर्जे का व्यवहार करता है, भेदभावपूर्ण व्यवहार करता है, तो फिर विकासशील देशों को अपने स्तर पर इस तरह की वित्तीय संस्थाओं को खड़ा करना होगा। तो उनका एक उदाहरण जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है, दूसरा हमने बताया ब्रिक्स बैंक है। जो ब्रिक्स है एक संगठन है, 2009 के आसपास इसका गठन हुआ था, जो ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और साउथ अफ्रीका इसके संस्थापक देश नहीं है, ये बाद में जुड़ा था। ये है अफ्रीका महाद्वीप में अफ्रीकी संघ है। इसी तरह जो लैटिन अमेरिका में भी कई संगठन हैं, क्षेत्रीय आर्थिक संगठन, जिनमें एक एल्बा है, जो दक्षिण अमेरिका में वामपंथी रुझान वाले जो देश हैं, वेनेजुएला है, क्यूबा वगैरह, तो इनका एक क्षेत्रीय आर्थिक संगठन है जिसको एल्बा कहते हैं। इन्होंने भी अपनी एक अलग मुद्रा चलाई है जिसका जो सुक्रे कहलाती है। हालांकि ये बोलिविया की अपनी मुद्रा है, लेकिन इन्होंने विकल्प तलाशा है कि डॉलर का विकल्प होना चाहिए। डॉलर अमेरिका का जो मुद्रा है तो उसका विकल्प है, जैसे यूरोपीय संघ ने यूरो में उनका काम होता है। इसी तरह से जो एल्बा जो संगठन है दक्षिणी अमेरिका में वामपंथी जो व्यवस्था वाले देशों का, तो वहाँ सुक्रे मुद्रा चलती है। तो यही एक कोशिश है कि भाई आप मुद्रा के मामले में उन पर निर्भरता घटाएं। पूंजी के लिए आप अपने यहाँ जो बैंक हैं उनका गठन किया जाए, फिर आप अपना जो कच्चे माल पर आपका नियंत्रण रहे, वो मनमानी तरीके से ना बने। इसका एक उदाहरण है कि 1960 से ही जिस ओपेक का गठन हुआ था, जो पश्चिमी एशिया में या पश्चिमी एशिया में भी क्या, जो भी तेल निर्यातक देश हैं जिनके यहाँ तेल का बड़े पैमाने पर उत्पादन होता है और अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में आपूर्ति करते हैं, तो वो जो ओपेक है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कंट्रीज़ है, तो ये ओपेक है, ये अपने आप में एक कार्टेल है, आर्थिक संघ है। और ओपेक देश है वही मिल के तय करते हैं कि उन्हें अपना जो तेल है वो किस भाव में बेचना है, वरना एक देश से कोई सस्ता खरीद ले जा रहा है लोभ लालच दे के। तो ये जो इस तरह का अपने कच्चे माल पर अपना नियंत्रण करने के लिए, उसका वाजिब मूल्य हासिल करने के लिए ओपेक जैसे संगठन भी बने हैं। तो इस तरह से बहुत सी जो कोशिशें हैं वो दक्षिण सहयोग के लिए हो रही हैं। आपस में जो आर्थिक क्षेत्रीय आर्थिक संगठन बने हैं, इनका लाभ ये होता है भाई आप वरीयता व्यापार समझौता करते हैं, आपके पास जो वस्तु उत्पादित हो रही है वो दूसरे नज़दीकी देश में सस्ती दर पे उपलब्ध कराएं। वहाँ कोई वस्तु उत्पादित हो रही है तो उसने अपने यहाँ लेके आएँ। तो ये जो आर्थिक स्तर पर आत्मनिर्भर बनने की कोशिश है, जो पूरा का पूरा जो दक्षिण संवाद है ना, वो आर्थिक रूप से, तकनीकी रूप से आर्थिक आत्मनिर्भर बनने की एक मुहिम है कि जब जिससे हम मदद की उम्मीद कर रहे हैं, अगर वो हमें मदद नहीं दे रहा है, तब हमें अपने जो आसपास या अपने जो सीमित संसाधन हैं उन्हीं का प्रबंधन बेहतर किया जाए, उन्हीं में सहयोग कुछ इस कदर बढ़ाया जाए कि आप आगे बढ़ें। उत्तर के देश अगर मदद करते हैं तो दक्षिण के देशों का आगे बढ़ने की जो रफ्तार है वो तेज होगी। इसलिए वो सहयोग तो आने वाला वक्त बताएगा कि वो कैसे और कितना बढ़ पाता है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भी दौर बदलते हैं। आज कोरोना का संकट है, इस दौरान भी दुनिया में बदलाव हो रहे हैं। आने वाले समय में इसके कितने इम्पैक्ट पड़ते हैं, क्योंकि जब इस तरह की कोई युगांतकारी घटना दुनिया में घटती हैं, चाहे वो विश्व युद्धों के रूप में हो या कोई महामारी के रूप में हो, तो वो अक्सर दुनिया की जो शक्ति संरचना है उसको भी प्रभावित कर जाती हैं। वो कभी एक देश से दूसरे देश में शिफ्ट हो जाती है। 1945 से पहले अमेरिका दुनिया में कोई बहुत उतना पावरफुल देश नहीं गिना जाता जो आज की तरह सुपर पावर, लेकिन अचानक उसने एंट्री मारी और जापान पे तो बम डाले, और न केवल जापान बल्कि उसी के मित्र राष्ट्र भी उसके सामने सरेंडर कर गए, और उसने एक झटके में जो अंतर्राष्ट्रीय जो राजनीति है उसमें टॉप स्थान पर जाके बैठ गया और ये तय करने लगा कि अब वर्ल्ड ऑर्डर कैसे चलेगा।
और वो आज तक तय कर रहा है। तो ये सब चीज़ें होती हैं। तो हो सकता है आगे आने वाले समय में कुछ ऐसे बदलाव आएँ और वैश्विक स्तर पर कुछ ऐसी परिस्थितियाँ बने जिसमें दक्षिण दक्षिण संवाद के साथ साथ उत्तर दक्षिण संवाद की भी परिस्थितियाँ बने, क्योंकि अल्टीमेटली इस समस्या का समाधान तो इसी बात में है कि जो उत्तर के विकसित देश हैं वो दक्षिण के देशों को पूंजी भी उपलब्ध कराएं, तकनीकी भी उपलब्ध कराएं, यहाँ के बाज़ारों को आर्थिक संरक्षण भी दें, क्योंकि सबका विकास या जिसे हम समावेशी विकास कहते हैं वो तभी संभव है क्योंकि गरीबी, एक जगह की गरीबी सिर्फ एक जगह तक सीमित नहीं रहती है, उसका असर दूर तक होता है। और हमारा चाहे वो घरेलू स्तर पर मामला हो चाहे वो दुनिया का मामला हो, अगर आप किसी ऐसे मोहल्ले में रहते हैं, आप धनवान हैं और उस मोहल्ले में सभी लोग गरीब हैं और बहुत ज़्यादा गरीब हैं, तो आपके लिए मुश्किल हो जाएंगे, क्योंकि उनकी आर्थिक मजबूरी, वो कहीं कोई आपकी कोई वस्तु उठा ले जाएगा, कोई और नहीं चलेगा तो ईर्ष्या में पत्थर मार जाएगा, तो आपको प्रॉब्लम्स का फेस करना पड़ता है। अब हमारे बगल में पाकिस्तान गरीब है तो उसका खामियाजा हमें होता है। वहाँ जो भी अव्यवस्था फैलती हैं वो भारत पर किसी न किसी तरह की संघर्ष खड़ा करता है ताकि ध्यान इधर डाइवर्ट हो जाए। वहाँ आतंकवादी बनना आसान हो जाता है क्योंकि बहुत गरीब लोग हैं, उनको प्रशिक्षण दे दिया जाता है। तो जो गरीबी है वो किसी एक देश की समस्या नहीं है। अगर वो गरीबी है तो वो धीरे धीरे पूरे विश्व के लिए संकट खड़ा करती है। आपकी अगर पूरा देश समृद्धशाली होगा, अमीर होगा, आपका पड़ोस भी अमीर होगा, तो आपके लिए मुश्किलें कम खड़ी होंगी। अब कनाडा का उदाहरण देख लीजिए, जहाँ अमेरिका बहुत पावरफुल देश है और बगल में उसके कनाडा है। अब कनाडा एक अच्छा मतलब दुनिया का विकसित देश है, आर्थिक स्थिति अच्छी है, मानवीय विकास सूचकांक में बेहतर स्थिति रखता है, तो उसे अपने बगल से कहीं कोई चिंता ही नहीं है, शांत पड़ोस है। हम उसी तरह से जा सकते हैं अमेरिका से कनाडा, जिस तरह से हम भारत से नेपाल चले जाते हैं। तो ये एक अच्छा, जो दुनिया पूरी दुनिया विकसित होगी तो इसका लाभ पूरी दुनिया को मिलेगा। और अगर दुनिया के एक हिस्से में गरीबी है, पिछड़ापन है, तो उसका खामियाजा दूसरे हिस्सों को भी भुगतना होता है। जैसे अभी ओसामा बिन लादेन या जो आतंकवाद है वो इन्हीं देशों में ही तो सक्रिय है जो पिछड़े हैं, लेकिन हमला जाके वो फ्रांस में भी कर देते हैं, अमेरिका में भी कर देते हैं, दुनिया विकसित देशों के बहुत बड़े जो शहर हैं उनमें भी कर देते हैं। तो ये सब घटनाओं से उन देशों की भी सुरक्षा व्यवस्थाएं हैं वो चरमरा जाती हैं, उनके सामने भी नई तरह की चुनौतियां उत्पन्न हो जाती हैं। तो इसलिए दुनिया का जो वास्तविक विकास है वो तो उत्तर दक्षिण संवाद में ही संभव है, लेकिन दक्षिण दक्षिण संवाद के भी अपने मायने हैं और इनका सहयोग भी हो रहा है। तो भले ही उम्मीद के अनुरूप ना हो, लेकिन ये इस प्रयास को भी एक जगह मिलनी चाहिए और मिल रही है। आगे हम किसी नए टॉपिक के साथ उपलब्ध होंगे, आपके साथ रूबरू होंगे। धन्यवाद।